इसके बाद प्रश्न उठता है, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि मानव विकास क्या है। आइए जानते हैं कि मानव विकास की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मानव विकास को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइस और चॉइसेस। मानव विकास मनुष्य के सभी प्रकार के विकल्पों को शामिल करता है या विस्तृत करता है। इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम ए साउंड फिजिकल इन्वायरमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो मानव विकास की परिभाषा क्या है, इसको जानने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लाइनें दी हैं इनको अच्छे से समझना होगा कि मानव विकास क्या है। स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को शामिल करते हुए लोगों के जो विकल्प हैं, चॉइसेस हैं, उनमें विस्तार करना, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया है। यानी कि इन सब के अंदर अगर हमने बढ़ोतरी कर दी तो निश्चित रूप से वहाँ हमने ये पाया कि वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। दस इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइस, इस वजह से कह रहा है कि जो लोगों की जो चॉइसेस है उसको इनलार्ज करना, इस लोगों के विकल्पों को विस्तार करना, इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। सिंपली यहाँ क्या कहा गया है कि पीपल्स की जो चॉइसेस हैं, लोगों की जो विकल्प हैं, लोगों के जो विकल्प हैं उनके अंदर विस्तार करना ही क्या है, महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट के लिए। पीपल्स चॉइसेस में इन्वॉल्व ए होस्ट of other issues, but living a long and healthy life, to be educated and have access to resources needed for a decent standard of living, including political freedom, guaranteed human rights and personal self-respect, etc., are considered some of non-negotiable aspect of the human development. अब मानव विकास के बारे में क्या बताया है, लोगों के जो विकल्पों में अनेक प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, लंबा और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना और राजनीतिक स्वतंत्रता, मनुष्य के अधिकारों की गारंटी और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से संपन्न जो शिष्ट जीवन है उनके स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक जो पहुंच है, जैसे मानव विकास के कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर यहाँ तक हमें पहुँचना है, दीर्घ आयु प्राप्त करनी है, स्वस्थ जीवन जीना है, शिक्षित होना है, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करनी है, उनको अधिकारों के बारे में अवगत करवाना है, उनको अधिकार देना है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार से जो कुछ मुद्दे हैं मानव विकास के उनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ब्रॉड है। आइए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में मानव विकास। अब देखिए पुराने डेटा दिए गए हैं, इन डेटाज के अकॉर्डिंग जो करंटली जो अगर हम लोग उसको कंपेयर करके देखें तो थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी है। चलिए आप इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इंडिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.20 बिलियन इज़ रैंक्ड 130 अमंग 189 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब कह रहा है कि 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 189 कंट्री में से कौन सी रैंक पे है, 130 के अंदर है, यानी कि 130वीं रैंक यहाँ दर्शाई गई है। 189 कंट्री में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी है, 130, 130वीं। किसके मामले में, इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI के मामले में। विद द कंपोजिट HDI वैल्यू ऑफ 0.640, इंडिया फाइंड्स हरसेल्फ ग्रुप विद कंट्रीज़ शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इस तालिका के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, इस तालिका में भारत की HDI के कुछ अन्य देशों के साथ तुलना की गई है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत किस श्रेणी में आता है,
मानव विकास दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। अब देखिए इस टेबल को अच्छे से, सबसे टॉप के ऊपर जो है वो नॉर्वे है, और एसडीआई वैल्यू देखिए इसकी कितनी दर्शाई है, 0.953। जबकि उसके बाद सेकंड पोजीशन है जर्मनी 0.936। उसके बाद देखिए श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है, इसकी जो रैंक है उसको भी एनालाइज़ कीजिए 76। उसके बाद इंडोनेशिया देखिए 116। उसके बाद इंडिया की रैंक भी देखिए आप लोग 130। उसके बाद बारी आती है बांग्लादेश, पाकिस्तान, एशियन जो कंट्री हैं या कंट्रीज़ हैं, इनकी 136 और 150 रैंक इस यूएनडीपी रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग दी गई है। तो इसका मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है 0.640 जो एसडीआई वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, और जो रैंक है वो कितनी है 189 कंट्रीज में से। चलिए आगे देखते हैं। लो स्कोर्स इन द एसडीआई इज़ ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बट some reservations have been expressed about the approach as well as indicators selected to calculate the index values and ranking of the states countries। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर होना एक गंभीर चिंता का विषय है, किंतु जो अप्रोचेज हैं, उपागम हैं राज्यों और देशों के जो सूचकांक मूल्यों के कैलकुलेट करने के लिए चुने गए सूचकों और उनके जो रैंक जो डिसाइड की गई उनके निर्धारण पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। यानी कि जो इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ किए गए इनके लिए क्या किया गया है, इनके खिलाफ क्वेश्चनिंग की गई है कि इस रैंक के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने जो मेजरमेंट किए ये एग्जैक्ट नहीं है। लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू द हिस्टोरिकल फैक्टर्स लाइक कॉलोनाइजेशन, imperialism and neo-imperialism, socio-cultural factors like human rights violation, social discrimination on the basis of race, religion, gender and caste, social problems like crimes, terrorism and war, and political factors like nature of the state, forms of the government, level of empowerment are some factors that are very crucial in determining the nature of human development। अब कह रहा है कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों जिसमें मानव अधिकार का जो उल्लंघन है, रेसिज हैं, प्रजातियां हैं, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं कौन कौन से, अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, और राज्य की जो प्रकृति है, सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक है या तानाशाही है, सशक्तिकरण का स्तर, ये बताएं कि जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति जो संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक हैं जो मानव विकास की प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये क्या है, क्रूशियल फैक्टर हैं। These aspects have special significance in case of India and many other developing countries। अब कह रहा है कि भारत तथा अन्य अनेक विकासशील देशों के संदर्भ में या इनके संबंध में इन पक्षों का विशेष महत्व है जो ऊपर जिनका वर्णन किया गया है। यूजिंग द इंडिकेटर्स सिलेक्टेड बाय यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रिपेयर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब भारत का जो योजना आयोग था उसने भी क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की, किसके लिए, इंडिया के लिए। इट यूज्ड स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एज द यूनिट्स ऑफ एनालाइज। अब इसने क्या किया, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने एनालिसिस के अंदर, अपने विश्लेषण के लिए एक इकाई के रूप में इनको प्रयोग किया है। सब्सिक्वेंटली ईच स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग
द स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। इसके बाद क्या कह रहे हैं, जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकार ने भी क्या किया है, अपनी खुद की मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। भाई स्टेट ने क्या किया, जिलों को कंसीड कर लिया, कंट्री ने क्या किया, स्टेट को कंसीड कर लिया। यूजिंग डिस्ट्रिक्ट एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने किसका विश्लेषण किया, डिस्ट्रिक्ट का। ऑल्दो द फाइनल SDI बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द 3 इंडिकेटर्स एज डिस्कस्ड इन द बुक इंटाइटल्ड। अब कह रहा है कि ये जो बुक है कौन सी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, इसके अंदर कह रहा है कि मानव विकास के संदर्भ में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, उन 3 सूचकों के आधार पर इसकी जो कैलकुलेशन है वो की गई है, इसको कैलकुलेट किया गया है। किंतु yet this report also discussed other indicators like economic attainment, social empowerment, social distributive justice, accessibility, hygiene and various welfare measures undertaken by the state। किंतु ये कह रहा है कि इन रिपोर्ट में जो आर्थिक उपलब्धि है, सामाजिक सशक्तिकरण है, सामाजिक वितरण, न्याय, अभिगम्यता, स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी जो उपाय हैं, इन सूचकों की भी इसमें चर्चा की गई है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पेजेस। अब कुछ महत्वपूर्ण सूचकों की निम्नलिखित पेजेस के अंदर विवेचना की गई है। अब इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, आर्थिक उपलब्धियों के जो सूचक हैं वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। रिच रिसोर्सेज या रिच रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल, particularly the poor, downtrodden and the marginalized is the key to productivity, well-being and human development। समृद्ध संसाधन, आधार और इन संसाधनों तक सभी, विशेष रूप से किनकी, निर्धन, पददलित और हाशिए पर छोड़े गए लोगों की जो पहुंच है। इसके अलावा उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की क्या है कि की मानी गई, कुंजी मानी गई है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP and its per capita availability are taken as measure to assess the resource based endowment of any country। अब इसमें बताया है कि किसी देश के संसाधन आधार अक्षय निधि का माप माना जाता है। अब इसमें किसको लिया गया है, इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सेस टू एसेट्स। अब इसमें क्या है, आर्थिक जो उपलब्धि है और मानव की भलाई, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर तथा परिसंपत्तियों तक जो पहुंच पर निर्भर करती है। ओवर द ईयर्स द पर कैपिटा इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन इंडिया इंक्रीज्ड। भारत में अगर देखा जाए तो पिछले सालों में प्रति व्यक्ति आय और उसका जो उपभोग का जो स्तर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। इस वजह से कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोगों की जो संख्या के अनुपात में लगातार एक डिक्लाइन देखने को मिला, एक गिरावट देखने को मिली है। रीज़न इसका ऊपर बताया है। द परसेंटेज ऑफ persons below the poverty line in India in 2011-12 has been estimated as 25.7% in rural areas, 13.7% in urban areas and 21.9% for the country as a whole। अब कह रहा है कि 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत था ग्रामीण क्षेत्रों में तो कितना बताया, 25.7, 25.7। शहरी क्षेत्र में कितना था, 13.7% और पूरे देश में 21.9% के रूप में अनुमानित किया गया था। क्या था ये, पॉवर्टी रेशियो या पॉवर्टी लाइन।
The data of poverty for the states show that there are states like Chhattisgarh, Jharkhand, Manipur, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Manipur and Odisha, Dadra and Nagar Haveli, which have recorded more than 30% of their population लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब कुछ स्टेट्स जो हैं गरीबी के जो आंकड़े दर्शाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, दादर एवं नगर हवेली, उनके अंदर बताया कि जो 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। यानी कि सबसे लो लेवल इन स्टेट्स के अंदर दर्शाया है कि 30% से नीचे की जो पॉपुलेशन है वो किन कंडीशंस में है, गरीबी रेखा के अंदर आती है। अदर स्टेट्स लाइक गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये वो स्टेट हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो गरीबी का जो स्तर है वो मापा गया, वो कितना दर्शाया है, हैव रिकॉर्डेड बिटवीन 10 to 20% ऑफ देयर पॉपुलेशन। यहाँ की लगभग 10 से 20% जो जनसंख्या है किस कैटेगरी में रखी गई है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। इसके अलावा कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये कुछ स्टेट्स बताए हैं। इनके अंदर क्या कह रहा है, हैव बीन 10% ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी डिफाइन की गई हैं। 30% के अंदर कौन कौन से स्टेट रखे गए हैं, 10 to 20% के अंदर कौन कौन से स्टेट रखे गए हैं, और बिलो 10% ध्यान दीजिए इनके अंदर रखा था। यानी कि बिलो 10% अगर गरीबी है तो निश्चित रूप से वहाँ आर्थिक संपन्नता देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से स्टेट थे इस कैटेगरी के अंदर, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। यानी कि ये संपन्न क्या हैं, स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, पॉवर्टी इज़ ए स्टेट ऑफ डिप्रीवेशन। अब कह रहा है कि गरीबी क्या है, गरीबी की डेफिनेशन दी है, वंचित रहने की अवस्था ही, यानी कि जिन चीज़ों को कोई प्राप्त नहीं कर पाए ऐसी अवस्था को क्या कहा गया है, पॉवर्टी। इन एब्सोल्यूट terms it reflects the inability of an individual to satisfy certain basic needs for a sustained, healthy and reasonably productive livings। याद कर लीजिए इस डेफिनेशन को, निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की जो सतत स्वस्थ और यथाचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक ज़रूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को दर्शाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इन इंडिकेटर्स को अडेप्ट नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या है, गरीब है। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री डज नॉट फुल्ली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए कंट्री। किसी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उस देश की जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। देयर आर अदर फैक्टर्स, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं। अकेले जीडीपी से हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते कि वहाँ का जो जीवन का स्तर कैसा है उस कंट्री का। उसके साथ साथ क्या कह रहा है, देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर विच ऑल्सो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अलावा आवास, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता
और पीने के पानी की पहुंच, ये भी क्या है, जीवन स्तर के मानक का निर्धारण करते हैं, यानी कि क्या है, गुड लाइफ को, हेल्दी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जॉबलेस ग्रोथ एंड रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब भारत के अंदर बताया है कि जो बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगारी भारत में क्या है, गरीबी के अधिक होने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ कंट्री क्या है इस कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। अब इस टेबल को देख लीजिए आप लोग 3.2 को, इसमें दर्शाया गया पॉवर्टी के जो ट्रेंड्स थे इंडिया के अंदर 2011-12 के अंदर। अब इसमें ध्यान से देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या दर्शाया है, बिलो 9.2, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर कितना परसेंट शेयर है इसका, 9.20। आंध्र प्रदेश में देखिए 34.67, छत्तीसगढ़ में देखिए आप 39.93। नीचे आ जाइए अब आप, लक्षद्वीप के अंदर कितना दर्शाया है, केवल 2.77। ऐसे अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर ओनली 1% दर्शाया है। अब हरियाणा की बारी आती है। हरियाणा के अंदर देखिए आप लोग, हरियाणा के अंदर दर्शाया है 11.16%। इस टेबल को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए आप, यानी कि छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली ये सेंटर्स हैं जहाँ पर क्या है, पॉवर्टी के जो ट्रेंड्स हैं वो ज़्यादा मेजर किए गए, यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा देखी गई है। अब नेक्स्ट देखिए, इंडिकेटर्स ऑफ ए हेल्दी लाइफ, यानी कि एक स्वस्थ जीवन के जो सूचक हैं वो कौन कौन से हैं। लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट एंड लिविंग ए रीजनेबल लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटिव ऑफ ए हेल्दी लाइफ। अब देखिए, हेल्दी लाइफ के स्वस्थ जीवन के जो सूचक किनको बताया, रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथा उचित दीर्घ आयु, ये किसके सूचक हैं, स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ in order to reduce infant mortality and post delivery deaths among mothers, old age health care, adequate nutrition and safety of individuals are some important measures of a healthy and reasonable long life। आप देखिए, रीजनेबल लॉन्ग लाइफ के कुछ इंडिकेटर्स लिए हैं, कौन कौन से बताए हैं, शिशु मृत्युता और माताओं में जो प्रजनन दर है उसको घटाने के लिए, प्रजनन दर के दौरान जो मृत्यु है उसको घटाने के लिए, उनके उद्देश्य से जो स्वस्थ सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनको वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के क्या है, महत्वपूर्ण माप हैं, इंडिकेटर्स माने गए हेल्दी लाइफ के। आप देखिए नेक्स्ट जो है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, SBM के नाम से भी इनको जाना गया है। ये स्कीम क्या थी, कब लॉन्च हुई, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। द रिलीज ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड अर्बन सीवरेज एंड ओपन डिफेक्शन एट्सेट्रा हैव क्रिएटेड मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। कारखानों से निकलने वाले जो जहरीले और जैविक क्रियाओं से नष्ट न हो पाने वाले कचरे, साथ साथ क्या होता है, अर्बन सीवरेज, शहरों के जो सीवर, तथा जो ओपन डिफेक्शन है, खुले में शौच आदि के कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे खतरे पैदा हुए हैं। हैव क्रिएटेड मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड मैनी स्टेप्स टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स एंड द स्वच्छ भारत मिशन इज़ वन ऑफ दीज। अब क्या है, भारत सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं और स्वच्छ भारत मिशन उन्हीं में से एक है। यानी कि ऊपर जो समस्याएं दी गई, इनके निराकरण के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, स्टेप्स उठाए हैं। उन्हीं स्टेप्स का एक पार्ट माना गया किसको, स्वच्छ भारत मिशन को। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास कर सकता है या करता है।
क्लीन एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली क्लीन एयर, वाटर, नॉइज़ फ्री एम्बियंस एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्विसाइट्स। अब कह रहा है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण, विशेष रूप से स्वच्छ हवा है, पानी, शोर मुक्त माहौल और स्वच्छ परिवेश क्या है, प्राइमरी कंडीशंस मानी गई हैं, प्राथमिक ज़रूरतें मानी गई हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड पोल्यूटेंट्स जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन अर्बन इंडिया। अब क्या कह रहा है, नगर निगम के जो कचरे, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल और परिवहन से निकलने वाले धुएं आदि शहरों में क्या कर रहे हैं, प्रदूषण के मुख्य कारण बनते हैं। ओपन डिफेक्शन इन रूरल एरियाज़ एंड इन अर्बन स्लम्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अब खुले में शौच जाना, खासकर कहाँ, ग्रामीण इलाकों में, शहर के जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर, ये क्या है, प्रदूषण के मुख्य कारण बनते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन एम्स एट पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब क्या बताया है, भारत सरकार ने एक उद्देश्य आगे लिया है, किसके लिए, प्रदूषण रहित पर्यावरण बनाने के लिए विचार से स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, जिसका उद्देश्य क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर, इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है। सबसे पहले देखिए, मेकिंग इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स, सीट्स एंड पब्लिक टॉयलेट सीट्स। कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान का उद्देश्य है, देश को खुले में शौच से मुक्त और नगर निगम के 100% ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना है। इसका सबसे पहला उद्देश्य ये रखा गया है। उसके बाद देखिए, मेकिंग प्रोविजंस फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल LPG टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया टू रिड्यूस डोमेस्टिक पोल्यूशन। अब ग्रामीण भारत में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी साफ ईंधन के तौर पर LPG को उपलब्ध करवाना, सुलभ करवाना, ये भी एक लक्ष्य रहा है इसका। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। अब ग्रामीण भारत में या जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रमोटिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी। अपरंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जैसे पवन तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो ये कुछ लक्ष्य रखे गए हैं किसमें, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, आप लोगों को ये याद करने हैं।